ठीक है। आरक्षण की मांग होनी चाहिए। और आरक्षण हमने बताया था कि जब बीपी सिंह की सरकार आई थी तो उन्होंने एक मंडल आयोग लाया था, मंडल आयोग। और उस मंडल आयोग में ये आरक्षण को लेकर के बात कही गई थी कि ओबीसी जो क्रिमिलियर हैं उनको 27% आरक्षण देने की बात कही गई थी, लेकिन अल्पमत में सरकार होने के कारण सरकार गिर गई थी। और फिर जब गठित हुई बनी तो फिर उन्होंने मंडल आयोग को लाया और ओबीसी को यानी क्रिमिलियरों को जो है 27% का आरक्षण दिया गया। ठीक है ना। तो आरक्षण को लेकर के जो महिला आरक्षण है खास तौर पे, तो हम लोग इस पे ये कह सकते हैं कि सबसे पहले जरूरत है, अगर आरक्षण मिल रहा था तो जो हमारा उत्तर भारत दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में तो उधर आरक्षण नहीं मिला हुआ था, लेकिन नतीजा क्या है कि वहां की सबसे ज्यादा जो साक्षरता दर है वो महिलाओं की ही है। और इधर हमको आरक्षण भरपूर मात्रा में हमारी महिलाओं को मिल रहा था। तो आरक्षण मिले तो आप उसका भरपूर लाभ उठाएं। और भरपूर लाभ उठाएं कहाँ उठाएंगे? तो सबसे पहले आप शिक्षित हो। जब तक आप शिक्षा को अच्छे से क्रियान्वित नहीं करेंगे, शिक्षा को ग्रहण नहीं करेंगे, आप अपने आरक्षण का लाभ नहीं कमा पाएंगे। आरक्षण के नाम पर उसी महिला का पति सारे उसके अधिकारों का हनन करता है, सारे अधिकार खुद अपनाता है। आप देख रहे होंगे अपने आसपास में। अच्छा, एक आरक्षण का सबसे बड़ा मुद्दा यह है, चलते चलते बस इतना सा दिमाग में रखिए कि आरक्षण जो है महिला महिला के विरोधी हो जाता है। जैसे शहरी क्षेत्र की जो महिलाएं हैं वो पढ़ी लिखी होंगी तो आरक्षण का भरपूर लाभ उठाएंगे, और क्या करेंगे, जो हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं उनको दबा देंगी। सपोज दैट आप इतना सा मान के चलिए, अगर हम ये कहें कि महिलाओं को 30% महिला आरक्षण रिजर्वेशन है, मान लीजिए, तो भाई सारी महिलाओं को है ना, ऐसा थोड़ी ना है कि गांव की महिलाओं को है, सारी महिलाओं को है। अब जो टाउन एरिया में महिलाएं हैं वो पढ़ लिख रही हैं, वैकेंसी आएंगी, आएगी कि नहीं आएगी? वैकेंसी आएगी, फॉर्म फिल होगा, वो पढ़ भी रही है और उनके मार्क्स भी आए हैं, और उसके बाद उन्होंने अगर थोड़ा बहुत दाएं बाएं हुआ तो वो आरक्षण की वजह से बढ़िया से उनका प्लेसमेंट हो जाएगा। इधर हमारी जो ग्रामीण एरिया की महिलाएं हैं क्या हो जाएंगी, वो बाहर हो जाएंगे। तो ये आरक्षण क्या है, महिला महिला के विरोधी हो जाता है। इसलिए इस बात की जरूरत है कि जब आप सीधा सीधा हेडिंग डालिए आर्टिकल 17, और ये है अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत। अस्पृश्यता का अगर आप लिखना चाहें तो ना लिख लीजिएगा। चलो भाई समझ लेते हैं थोड़ा सा इसको। बस देखिए, जो आर्टिकल 17 है वो क्या है? अच्छा, ये चीज हम याद है ना आपको, मौलिक अधिकार में पहला क्या है? समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से। तो अभी हम लोग किस में चल रहे हैं? समानता के अधिकार में ही चल रहे हैं। बात समझ में आई है ना? तो आर्टिकल 17 क्या कहता है कि छुआछूत का अंत, मतलब भेदभाव का क्या होगा? अंत होगा। संविधान की नजर में, कानून की दृष्टि में सारे व्यक्ति क्या होंगे? समान होंगे। लेकिन ध्यान से सुनिए, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जब भारत को संविधान दे रहे थे तो उन्होंने सभा में ये कहा कि ये संविधान तब तक अपना पूर्ण रूपेण समाज में जो कुरीतियां फैली हुई हैं
उनका अंत नहीं हो जाता। कहने का मतलब है हम आज से ऐसे विषमताओं भरे समाज में प्रवेश करने जा रहे हैं जिसमें अभी संविधान को फूलने फलने में टाइम लगेगा। कहने का मतलब है पूर्ण रूप से अभी हमारा संविधान काम नहीं कर पाएगा। इसलिए सबसे पहले ये जरूरी है कि जो समाज में कुरीतियां फैली हुई हैं, जो विषमताएं हैं, उनका अंत कर दिया जाए और इसी को लेकर के अधिनियम बना 1955 और 1976 में इसको संशोधित करके ये कहा गया कि जो अस्पृश्यता का अंत है इसको जैसे कि क्या होता था ना कि जो उच्च जाति के लोग होते थे वो निम्न जाति के लोगों के साथ क्या करते थे, भेदभाव करते थे। तो ऐसी अगर स्थिति बनी रहेगी तो कहाँ से समानता का अधिकार को आप प्राप्त कर पाएंगे, किसी कोई नहीं प्राप्त कर पाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि जो है आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, कहा कि जो है छुआछूत का क्या होना चाहिए, अंत होना चाहिए। जैसे मान लीजिए दलित जात का, जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के बारे में आपने पढ़ा होगा, जाना होगा, तो अगर नहीं जान रहे हैं तो मैं इसे बता रहा हूँ कि ये एक दलित समाज से थे, आपको पता ही है, और दलितों के मसीहा कहे जाते हैं। स्वाभाविक रूप से कोई भी व्यक्ति जिस समाज से होता है उसका थोड़ा कहीं ना कहीं लगाव तो होगा ही, ठीक है ना, क्योंकि वो उसी समाज का होता है। लेकिन जब व्यक्ति इतना मिच्योर हो जाता है, इतना पढ़ लिख करके बड़ा हो जाता है, तो वो इन सब चीजों से बहुत आगे उठ जाता है, ठीक है ना। तो उन्होंने ये जब देखा, क्योंकि उन्होंने इसको सहा है, इस पीड़ा को सहा है, जब उस समय जो है दलितों को एक पहली बात तो शिक्षा का अधिकार नहीं था, ठीक है ना। तो इनके जो फोर्थ पेरेंट्स से, मतलब अंग्रेज हुकूमत के एक सूबेदार रैंक के अधिकारी थे, ठीक है। तो उनके पैरवी करने से या उनकी उससे सहानुभूति मिलती है भाई, अगर आप स्कूल में एडमिशन करवा दिए थे और जब ये एडमिशन हुआ इनका, तो वहां पर जो है इनको दूर बैठाया जाता था, कमरे के गेट के बाहर बैठाया जाता था पढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो वो वहीं पे जाके बैठ जाते थे, पढ़ते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि जो अच्छा इनको जो पानी पिलाने वाला होता था वो एक उच्च जाति का व्यक्ति था, और वो चिमटे से दूर से ऐसे पानी पिलाता था कि छू ना जाए इनको, समझेगा, ठीक है ना, क्योंकि मामला इसी का है। तो ये सब वो झेल रहे थे, झेला है इन्होंने, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये सोचा, कहा नहीं, उन्होंने सोचा कि जब मेरे साथ इतना भेदभाव हो रहा है, मेरे फोर्थ पेरेंट्स ब्रिटिश हुकूमत के सूबेदार रैंक के अधिकारी थे, जब मेरे साथ हो रहा है तो बाकी जो दलित लोग हैं उनकी क्या स्थिति होगी। तो पहले तो इनको पढ़ने का ही अधिकार नहीं था, अब जब पढ़ने का अधिकार भी मिला तो एक ऐसे उनका माहौल ऐसा क्रिएट किया गया, अब बाहर रहेंगे, सारे बच्चों के बीच में नहीं आएंगे, ठीक है। और पानी पिलाने वाला भी इनको एक उच्च जाति का था और ऐसे दूर से पिलाता था। या दुर्भाग्य से एक दिन वो व्यक्ति नहीं आया, पूरे दिन ये प्यासे रहे, किसी ने इनको पानी नहीं पिलाया। छू नहीं सकते थे ये, तो जाके छू नहीं सकते थे। ये सब पीड़ा को उन्होंने सहा है, झेला है। फिर एक मामला तालाब का आया था ऐसे ही, उस पर एक मूवी भी बनी है। तो ये सब छुआछूत के माध्यम से उन्होंने देखा। लास्ट में फिर इन्होंने उसी स्कॉलरशिप की वजह से फिर ये लंदन चले गए पढ़ने, आगे सब कुछ हुआ, PhD लिया, सब आप लोग जान ही रहे हैं। तो जो छुआछूत का मामला है, उन्होंने कहा कि इसका अंत होना चाहिए, ठीक है। और आर्टिकल 17 ये कहता है, जैसे ही अधिनियम 1955 अस्पृश्यता का जो अंत है, अस्पृश्यता अधिनियम 1955 याद रखिएगा, का निर्माण किया गया, और जिसमें 1976 में संशोधित करके जो नागरिक अधिकार संरक्षण नियम कर दिया गया,
और इसको फिर 1976 में इसको क्या किया गया, इसमें संशोधन किया गया, 1976 में संशोधन किया गया और इसको नागरिक संरक्षण अधिनियम बना दिया गया। इस तरह से जो अप्रस्तुता का या अप्रस्तुता के संबंध में निम्न प्रावधान प्रदान किए गए। वो निम्न प्रावधान क्या थे कि अगर आप अप्रस्तुता के संबंध में, छुआछूत के संबंध में किसी को कोई अपना विचार देते हैं या उसका कोई समर्थन करते हैं तो वो एक दंडनीय अपराध मान लिया जाएगा। इसको लेकर के जो प्रावधान दिया गया वो 2-3 तरीके से दिए गए। पहला तो ये कहा गया कि अप्रस्तुता के संबंध में अगर आप कोई विचार देंगे या उस पर कोई विचार विमर्श करेंगे तो वो क्या होगा, एक दंडनीय अपराध होगा। किसी को आप ये नहीं कह सकते हो कि वो इसको छूना मत, इसके पास ये है उसके पास वो है, ऐसा कोई विचार आपको नहीं देना है और ना ही उसका कोई समर्थन करना है। बात समझ में आई है? अगर नहीं आई हो तो मैं लिखवा दूं, ठीक है। यानी अप्रस्तुता के संबंध में विचार देना, ऐसे आप समझ लीजिएगा कि विचार देना या समर्थन करना क्या है, दंडनीय अपराध है। ठीक है। और अगर आपने ऐसा अपराध किया, ध्यान से सुनिए, अगर आपने ऐसा अपराध किया तो आपको शारीरिक, आर्थिक या शारीरिक आर्थिक दोनों दंड दिए जा सकते हैं। शारीरिक, आर्थिक या शारीरिक, आर्थिक दोनों दंड दिए जा सकते हैं। मतलब आप पर फिर जुर्माना भी लगा दिया जाएगा, सजा भी दी जाएगी और जुर्माना भी कर दिया जाएगा या केवल सजा देकर छोड़ दिया जा सकता है। 17 ये कहता है कि जो अप्रस्तुता का अंत है ना, छुआछूत का अंत, ठीक है। और अधिनियम 1955 के तहत को नागरिक संरक्षण अधिनियम 1976 में घोषित किया गया, बनाया गया और जिसके निम्न प्रावधान है। पहला कि आप अप्रस्तुता के संबंध में विचार नहीं देंगे या उसका कोई समर्थन नहीं करेंगे, अन्यथा आपको शारीरिक, आर्थिक या शारीरिक आर्थिक दोनों दंड दिए जा सकते हैं। बात और ध्यान से सुन लीजिएगा, जो लोग अप्रस्तुता का समर्थन करेंगे या अप्रस्तुता के संबंध में विचार देंगे उन्हें संसद या राज्य विधानमंडल से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। उनके लिए भी है, तो याद रखना, संसद या राज्य विधानमंडल से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। लिख लेना इसे आप। 3 प्रावधान हैं, याद रखना है आपको। पहला कि आप उसके संबंध में ना ही विचार देंगे ना ही समर्थन करेंगे, अन्यथा आपको शारीरिक आर्थिक या शारीरिक आर्थिक दोनों दंड दिए जाएंगे। और फिर भी अगर इस पे आप समर्थन करते हैं, संसद का कोई व्यक्ति है, राज्य विधानमंडल का है, तो फिर वो उस संसद से और या राज्य विधानमंडल से क्या हो जाएगा, अयोग्य मान लिया जाएगा। बोलो ये समझ में आ गया है ना? ठीक है। तो आर्टिकल 18 आप आएंगे, आर्टिकल 18 को आप अच्छे से लिख लीजिएगा, थोड़ा बहुत जो है
उसमें बहुत खास नहीं है, मैंने कर दिया। आर्टिकल 18 हेडिंग डालिएगा उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, उपाधि समझ रहे ना बेटा क्या है उपाधि? हाँ, उपाधि जैसे कि भारत रत्न है ना, हाँ, जैसे कि पद्मश्री है ना, पद्म विभूषण, ठीक है, ये सब क्या है? उपाधि हैं। जैसे पुरस्कार जो मिलते हैं ना, इन्हीं को हम लोग कहते हैं उपाधि। लीजिएगा आप लोग, बहुत आवाज नहीं करेंगे, शांति से, थोड़ा सा शांति से। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत, मतलब जो आपको पुरस्कार या जो उपाधि दी जा रही है उसका अंत है। इसमें आर्टिकल 18 ये वर्णन करता है, ध्यान से सुनिएगा। शैक्षणिक, जो शिक्षा के क्षेत्र में अगर आपने कोई उपाधि मिली है आपको, ठीक है ना, या आपको सैन्य कोई उपाधि मिली है, सैन्य का मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे वीर गति आपको मिला है ना, भारत रत्न जैसे मिला है, सैन्य उपाधियों को, इन सबको छोड़कर बाकियों उपाधियों को समाप्त कर दिया गया। शैक्षणिक और सैन्य उपाधियों को छोड़ करके बाकी सारी उपाधियों को समाप्त कर दिया गया। बात समझ में आया? लेकिन जब मैं इसे बता रहा हूं, 1954 में, कितने में, 1954 में भारत सरकार ने उपाधियों का जो है, या भारत रत्न, जैसे कि, हाँ आप इतना से रखिएगा, 1954 में भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण जैसे पुरस्कारों को प्रारंभ किया देना। तो ये सब कब स्टार्ट हुआ था, याद रखना आप लोग, 1954 में। क्या क्या? भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, ठीक है, आदि जैसे पुरस्कारों को देने की शुरुआत की गई थी। नहीं भैया, अगर आपसे पूछ ले पद्मश्री या पद्म विभूषण या भारत रत्न कब शुरुआत किया गया था? 1954। ओके, हाँ याद रखिएगा। लेकिन 1978 में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार जनता पार्टी ने इसको समाप्त कर दिया। जब 1978 में जो गैर कांग्रेसी सरकार थी, दैट मीन्स जनता पार्टी की सरकार आई, तो उन्होंने क्या किया कि इन सभी को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। ठीक है, फिलहाल ये फैक्ट आप नहीं याद रखेंगे तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना, कभी मिलेगा भी नहीं, लेकिन बस इतना से आपको याद रखना है। लेकिन जैसे ही 1980 में, 1980 में फिर कांग्रेस की सरकार आई, तो फिर से उन्होंने इन सभी पद्म पुरस्कारों को देना फिर से स्टार्ट किया, फिर से शुरुआत कर दिया, और आज भी इसको दिया जा रहा है। वर्तमान समय में ये सब विद्यमान है, ठीक है ना। हाँ, अभी इसमें कोई इंटरफेयर नहीं है, कांग्रेस सरकार ने इसको फिर से बहाल, मतलब देना स्टार्ट कर दिया था कांग्रेस पार्टी। ये पार्टी सही है, इधर वाली उधर वाली जो भी है देख लेना। ठीक है, 1980 में फिर से कांग्रेस पार्टी ने इन पर जो है भारत रत्न देना स्टार्ट कर दिया, तो पुरस्कारों को की शुरुआत कर दी। ठीक है, अगर आपका सबसे पहले कोई क्वेश्चन बने कि भारत रत्न जो है, भारत रत्न, अच्छा आपको पता है ना ये क्या है? सर्वोच्च नागरिक, क्या है ये? सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अगर किसी को भारत रत्न दिया जाता है तो उसको सर्वोच्च नागरिक सम्मान कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ना। और जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो दिया कहाँ जाता है? कला के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। याद रखिएगा आप लोग, कहां कहां दिया जाएगा, क्षेत्र क्या होंगे इसके ध्यान रखना है। तो आप कोई आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, ओके, या आपने कोई ऐसी बुक्स जो
साहित्य पर है, ठीक है, या साइंटिस्ट हैं, क्या हैं, वैज्ञानिक हैं। ओके, विज्ञान के क्षेत्र में जाता है। लेकिन इसमें 2010 में इसमें संशोधन किया गया, ध्यान रखना है, एक बात और को ध्यान रखना है, इसको 2010 कहां मैं कर दूं, 2010 में इसमें संशोधन करके खेल को भी शामिल कर लिया गया। किसको शामिल कर लिया गया, खेल को भी शामिल कर लिया गया। और पहला खेल पुरस्कार सचिन तेंदुलकर को दिया गया। किसको दिया गया, सचिन तेंदुलकर को। ठीक है, हम लोग पहला आखिरी ही याद रखते हैं, बीच बीच के सब छोड़ देते हैं। कब दिया गया था ये याद रखना है, 2013, ये भी याद रख लेना, ठीक है। 2010 में संशोधन हुआ, खेल को जोड़ा गया और 2013 में दिया गया सचिन तेंदुलकर। बोलो, समझ में आया है क्या? कहीं पे कोई डाउट हो तो मैं बोलूं, नहीं तो फिर चलूं आगे। हाँ है, कोई पूछना नहीं है ना, चले मिटाएं फिर हम। याद रखिएगा, अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत, बहुत सारी चीजें अगर न याद रहे, बस इतना सा याद रखना कि 1955 में एक अधिनियम बना, किसको लेकर के, नागरिक संरक्षण अधिनियम कहलाएगा वो, ठीक है ना। और जिसे 1976 में संशोधन करके निम्न प्रावधान दिए गए। क्या क्या दिया गया कि अगर आप छुआछूत को लेकर के, अस्पृश्यता के संबंध में विचार देते हैं या समर्थन करते हैं तो वो एक दंडनीय अपराध होगा। और इसके तहत दूसरा पॉइंट, शारीरिक आर्थिक या शारीरिक आर्थिक दोनों दंड दिए जा सकते हैं। तीसरा क्या है कि अगर आप इसके संबंध में विचार देते हैं या समर्थन करते हैं तो संसद या राज्य विधानमंडल से आपको अयोग्य माना जाएगा। क्लियर है बातें? 18 क्या है, उपाधियों का अंत, ठीक है ना। 1954 में इसकी शुरुआत की गई। इसकी शुरुआत कब की गई, 1954 में उपाधियों की शुरुआत की गई। भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण जैसे पुरस्कारों की शुरुआत की गई। लेकिन इसको जो है 1978 में, ठीक है ना, जो गैर कांग्रेसी सरकार थी, जनता पार्टी की सरकार, इसको समाप्त कर दिया, ठीक है ना। लेकिन फिर 1980 में कांग्रेस पार्टी सरकार में आई और फिर से इसको बहाल किया, मतलब इसकी फिर से शुरुआत कर दी, जो आज वर्तमान में भी बनी हुई है। और जिसको लेकर के 2000 हाँ ये हुआ। और ये भारत रत्न है। भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो याद रखना है, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में। लेकिन इसको लेकर के 2010 में खेल को भी शामिल कर लिया गया, खेल जगत को भी शामिल कर लिया गया। और जिसको पहला पुरस्कार मिला सचिन तेंदुलकर को 2013 में, याद रहेगा ना, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा ये देखिए, एक टॉपिक हमारा ये जो अभी हम बता रहे थे, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, इक्वलिटी टू राइट, राइट टू इक्वलिटी, जो समानता का अधिकार है वह 14 to 18 यही तो था ना। नेक्स्ट है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, हेडिंग आपकी होगी स्वतंत्रता का अधिकार। आवाज नहीं करेंगे, थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलेंगे। ये तो ठीक रहेगा। तो हम लोग बात करेंगे आर्टिकल, पहले सुन लेते हैं फिर बात करते हैं। देखो, आर्टिकल 19(1) क्या कहता है। आर्टिकल 19(1) ध्यान से सुनिएगा, आर्टिकल 19(1), ठीक है। तो आर्टिकल 19(1) में पहले जो है ना, भारत के मूल संविधान में
7 प्रकार के राइट थे, अधिकार थे। कितने प्रकार के थे? 7 प्रकार के थे। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, हम बता चुके हैं इसको, आपको याद होगा, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था, इसको हटा करके हटा दिया गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार 1901 में मूल रूप से 6 प्रकार के मूलभूत अधिकार रह गए। मौलिक अधिकार की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। किस अधिकार को हटाया गया? संपत्ति के अधिकार को। ध्यान रखना, 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार या का अधिकार, जैसा भी लिखना चाहेंगे, इसको घटा दिया गया, माइनस कर दिया गया, ठीक है ना। तो इस तरह से मौलिक श्रेणी के अधिकार को जो है घटा दिया गया। तो 19 में दी गई जो स्वतंत्रता घट करके वो 6 प्रकार की हो गई, ठीक है ना। तो 1901 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। अब हम लोग बात करेंगे, तो इसमें आप याद रखिएगा कितने प्रकार की है? 6 प्रकार की है, 6 आपको बता चुके हैं, याद है ना। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 19(1)(a), याद रखना। देखो ये क्या है? ये क्या है? विचार एवं अभिव्यक्ति। क्या है? विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। आप अपने विचार को प्रकट कर पाए, अपनी भावना को भी प्रकट कर पाए, इसकी भी स्वतंत्रता होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? तो वही है, आर्टिकल 19(1)(a) कहता है कि विचार एवं अभिव्यक्ति जैसे भी होगा देख लेना की स्वतंत्रता। आपको समझिएगा थोड़ा सा, मैं कितना भी काटूंगा ना थोड़ा तो रह ही जाएगा यार, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान सुनो, उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर के ये जजमेंट दिया, और ऐसा जजमेंट दिया कि विचार और अभिव्यक्ति को लेकर के जो अन्य स्वतंत्रताएं थी, यार मेरी बार बार कोई गाली नहीं दे रहा है, जीव ऊपर रही है, ठीक है। तो उसमें शामिल हो गई, अन्य स्वतंत्रताएं भी उसी विचार और अभिव्यक्ति में शामिल हो गई। तो जो अन्य विचार और अभिव्यक्ति हैं वो क्या है? जैसे आपको है प्रेस की स्वतंत्रता, तो आप नंबर 1 पे डालिएगा प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस का मतलब समझ रहे हैं ना? प्रेस की स्वतंत्रता। देखिए इनको आजादी है बोलने की, अपनी बात को रखने की, ठीक है ना। हाँ, तो प्रेस की स्वतंत्रता, और इसको हम लोग एक इसके सामने भी लिखवा देते हैं। देखो बात समझो, लिख लीजिए, सकल पेपर लिमिटेड बनाम भारत संघ, इसी के सामने लिखिएगा, सकल पेपर लिमिटेड बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया, या सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रेस है, प्रेस की अभिव्यक्ति और क्या विचार भी जरूरी है, क्योंकि इसी के माध्यम से लोग अपने विचारों और अभिव्यक्ति को क्या करते हैं? प्रकट करते हैं।
ठीक है ना। इसलिए इसको लेकर के, इस मामले में लेकर के स्वतंत्रता की, प्रेस की भी क्या की गई, आजादी दी गई, स्वतंत्रता दी गई। और प्रेस की आजादी को कंट्रोल अगर आप करना है, प्रेस की उस पर प्रतिबंध लगाना है, तो वो सेंसरशिप के माध्यम से लगा सकते हैं। किसके माध्यम से लगा सकते हैं? सेंसरशिप के माध्यम से, याद रखिएगा। कंट्रोल करेंगे आप इसको। तो पहली बात समझ में आई है। एक और विचार और अभिव्यक्ति है, वो है राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? नंबर 2, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता। उनको कोई रोक नहीं सकता है अगर आप ये सब काम कर रहे हैं तो, ठीक है। हाँ, अगर ऐसा आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, नवीन जिंदल के मामले में। किसके मामले में? नवीन जिंदल का मामला या के मामले में है। ध्यान से सुन लीजिएगा। सूचना अधिकार अधिनियम क्या है? सूचना अधिकार अधिनियम 2005, जिसको हम कहते हैं आरटीआई, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 आरटीआई। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई। आरटीआई नाम जानते हैं ना? अगर आपको किसी के बारे में कोई सूचना लेनी है, किसी के भी बारे में लेने हैं, आप एक आरटीआई दाखिल कर दीजिए, आपको सूचना दी जाएगी। ये आपकी स्वतंत्रता है। आपको जिले के डीएम की जानकारी लेनी है, आपके जिले के विधायक की, सांसद की, जिसके भी बार की, ये इतना पैसा कहाँ से लाए, कहाँ कहाँ खर्च किए, कुछ भी आपको डालना है, एक आरटीआई दाखिल कीजिएगा, सारी सूचना आपको उपलब्ध कराई जाएगी। ये आपकी स्वतंत्रता है। और ये किसमें दी गई है? स्वतंत्रता के अधिकार में। बात समझ में आया है ना? ठीक है। लेकिन याद रखना, इतना भी वो नहीं है कि आप कह दो कि जो है आप किसी सुरक्षा के मामले में भी अधिकार वो मांगने लगे। सुरक्षा के मामले में नहीं मांगेंगे, ठीक है ना? हाँ। नहीं तो एक बार मैंने सुना था, मैं पता नहीं सच है कि झूठ है, मैंने तब मैं बहुत छोटा था, तो इलाहाबाद में पढ़ रहा था, तो किसी ने मुझे बताया कि एक लड़का था, उसने गूगल पे बोल दिया वेपन्स, मतलब वो बम बनाने के लिए, तो वो सारा आ गया मटेरियल कि ये लगता है, और थोड़ी देर बाद उसके घर पहुंच गई हूटर बजाते हुए पुलिस। हाँ हाँ, बिल्कुल होता रहता है। ठीक है, चलिए खैर। तो एक अब आपके पास एक और है, वो है आर्टिकल 119(1)(c), आर्टिकल 19(1)(c। चलो भाई, इधर देख लो थोड़ा सा। ये आर्टिकल 19(1)(c) ये कहता है कि आप कोई समूह बना सकते हैं, ठीक है। आप कोई, जैसे पार्टियां बनी हुई है ना, तो वो किसके तहत बनी हुई है? आर्टिकल 19(1)(c) के तहत बनी हुई है। क्योंकि संविधान, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है, वो भारत के लोगों को या भारत के संसदीय प्रजातंत्र को का प्राण है, जान है वो संविधान। और अगर वो आप समूह नहीं रहे, पार्टी नहीं रहेगी,
समूह नहीं रहेगा तो संविधान कहाँ रहेगा, संविधान काम कब कर पाएगा फिर। इसलिए संविधान आर्टिकल 19(1)(c) ये कहता है कि आपको समूह या संघ बनाने की स्वतंत्रता है। क्या बनाने की स्वतंत्रता है? आप देखिए ना, समूह बनाते हैं ना, जैसे कि ये समूह, वो समूह, ठीक है, या संघ बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है, आर्टिकल 20 में लिख लो, अपराध व दोष सिद्ध के संरक्षण। आर्टिकल 20 अपराध व दोष सिद्धि का संरक्षण। देखो भाई, ऐसे समझ लो, चलते चलते थोड़ा सा, अपराध या दोष। देखिए, अपराध जो है किसी व्यक्ति से हो जाता है, उसका एक व्यवहार होता है, किसी के व्यवहार होता है कि गाली देना उसका व्यवहार होता है, किसी का व्यवहार होता है बात बात पे लड़ाई करने का होता है, ठीक है ना। तो ये अपराध होता है, और जब ये अपराध होता है, जैसे हम मान लो कि ये अपराध भी है, जैसे मान लो राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को भी दंडित करती है। तो इसमें ये कहा गया कि आप किसी व्यक्ति के एक मतलब अपराध किया है तो उसको एक से अधिक बार आप दंडित नहीं कर सकते हो। मैंने मान लिया किसी ने व्यक्ति ने चोरी किया, कुछ भी किया, तो आप उसको न्यायालय में ले जाएंगे, उसकी जो सजा मुकर्रर न्यायालय करेगी वो करेगी। अब इसका मतलब थोड़ी ना है कि 1 साल कर दिया फिर उसके बाद उस कहे कि नहीं अब 2 साल करते हैं। समझ में आई रही बात ना। तो लेकिन अपवाद स्वरूप राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को एक से अधिक बार भी दंड देती है, ठीक है ना। कुछ कुछ अपवाद है। और दूसरी बात ये याद रखना कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति है और उसने अपराध कर दिया है, तो आप उसको अपराध को सिद्ध करने के लिए उस पर दबाव नहीं बनाएंगे, आप वो बाध्य नहीं कर